हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स। और आज की क्लास में भी हर क्लास की तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और साथ ही साथ उसका जो है हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे कि आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो भी कवर अप होता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह मैंने जैसे कि आपको बताया, डिटेल में चीज़ें समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। और हिंदी पेडागोजी में हम जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कर चुके हैं, लगभग 13 क्लासेस। उसमें आपकी कुछ क्लासेस और बची हैं और उसके बाद आपकी जो हिंदी पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपके सीटेट एग्ज़ाम तक हम ये कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर अप हो जाएं, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पेड नोट्स लेना होगा तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको डेमो नोट्स दिया जाएगा। और अगर आपको सही लगता है तो फिर आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो टाइम से नोट्स ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए भी टाइम बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनमें कुछ भ्रांत धारणाएं होती हैं। भ्रांत धारणाएं मतलब कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्शन होते हैं जो कि बच्चे को सही चीज़ नहीं पता होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा है जो गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, उसके आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। ये क्या है? एक भ्रांत धारणा है, जिसको करेक्ट करवाना स्कूल में टीचर का काम है या फिर घर पे पेरेंट्स का काम है, ठीक है। तो गलतियाँ तो बच्चे करते ही हैं और ऐसी भ्रांत धारणाएँ सभी के मन में होती हैं बचपन में, जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं। पहला है, ये सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं, यानी कि इन बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो जो अडल्ट हैं उनसे कम होती है। इसका मतलब ये है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो सभी के साथ होता है बचपन में, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट और विघ्न है। देखिए, ये कोई रुकावट या विघ्न नहीं है, बल्कि ये भ्रांतियाँ सभी को होती हैं और टीचर का काम है कि उन भ्रांतियों को वो दूर करे, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, अनदेखा नहीं करेंगे, टीचर का काम होता है अगर बच्चों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व कराना, ना कि उस क्वेश्चन को अनदेखा कर देना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2। यहाँ पर कह रहा है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? महत्वपूर्ण कदम होता है, और ये जो गलतियाँ और भ्रांत धारणाएं होती हैं इनको ठीक करवाना टीचर का काम है। क्योंकि आप जानते हैं, गलतियाँ करके ही हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं तो हो सकता है एक दो बार आपका छोटा मोटा जो है एक्सीडेंट हुआ हो। अब एक्सीडेंट होगा छोटा मोटा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्कूटी चलाना सीखेंगे ही नहीं, फिर भी हम सीखते हैं ना, क्योंकि हमारा मोटिव होता है उसको सीखना और हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि यस, हम चलाना सीख लेंगे। सब तो चलाते हैं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें हैं, गलतियाँ हर फील्ड में स्टार्टिंग में होती हैं, तो उन गलतियों को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उन पर काम करना है। तो ये जो टीचिंग की प्रोसेस होती है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है ये जो आपकी गलतियाँ और भ्रांत धारणाएँ हैं, ठीक है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में पहला है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। दूसरा है, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। नेक्स्ट है, ये एक कोरी पटिया या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। देखिए, खाली स्लेट कहने का मतलब है एम्प्टी वेसल, आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। और आप जानते हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे को कुछ भी नहीं तो अपने घर की लैंग्वेज बोलनी आती है, तो आप बच्चे को खाली स्लेट नहीं कह सकते, ठीक है। ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा।
इसी तरीके से ये कह रहा है कि वयस्क की तुलना में बच्चे आकार, संज्ञान और संवेग में कम होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है, ये एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में देखा जाता है जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। देखिए निष्क्रिय, ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। निष्क्रिय मतलब तो हो गया कि बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने में, बिना रुचि के वो बैठा है, तो ये चीज़ संरचनात्मक ढांचे के अंदर नहीं आती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, समस्या समाधान करने वाले के रूप में देखा जाता है। मतलब कि अगर आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल ले। तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषक मतलब क्या होता है, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, नई नई इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, तो उसी के रूप में बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा भी ज्ञान का सृजन खुद कर सकता है, चीज़ें वो खुद से सीख सकता है। बस आपको एक डायरेक्शन देने की देर है और बच्चा चीज़ों को खुद से सीख लेगा। तो यही होता है हमारा, और यही माना जाता है एक्चुअल में। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा बच्चे को ऊपर रख करके आपने आंसर करने होते हैं। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का दिमाग बहुत डल है या फिर बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे को क्लास से बाहर कर देंगे, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे। ये चीज़ें आपकी कभी भी सही नहीं होंगी, ऐसे ऑप्शन। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, बच्चे को ऊपर रखा जाता है। हाँ, टीचर की गलतियाँ मानी जाती हैं कि टीचर अच्छी शिक्षण विधियों से नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर जो पाठ्यक्रम है उसमें ही कोई कमी है, इन चीज़ों को सही माना जाता है। बच्चे को हमेशा ऊपर रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। देखिए सहयोगात्मक अधिगम मतलब होता है जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उसके समय क्या कह रहा है कि एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। पहला है, उस समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हों। देखिए जो बच्चे होनहार या प्रतिभाशाली नहीं हैं, थोड़ा डल हैं, क्या आप उनका सहयोग नहीं करेंगे, बताइए। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, बिना भेदभाव के बच्चों को शिक्षा देनी है, सभी को इंक्लूड करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो होनहार हैं, आप सिर्फ उन्हीं को सहयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक मूक दर्शन होना, यानी कि चुपचाप से बैठ जाना। आप टीचर हैं और सहयोगात्मक अधिगम में आप चुपचाप से बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना नहीं, बल्कि बच्चों को सहयोग करना है। जहाँ पर भी बच्चों को ज़रूरत पड़े ना, वहाँ पर बच्चे को हेल्प करना है सहयोगात्मक शिक्षक में, तो अधिगम में। ठीक है, सॉरी, शिक्षक नहीं, सहयोगात्मक अधिगम में। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है टीचर एक मूक दर्शक बना हुआ है, बिना बोले बस देख रहा है, चुपचाप बैठा है, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, टीचर ने क्या करना है, कक्षा को छोड़ देना चाहिए और बच्चों को खुद से कार्य करने देना चाहिए। तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम में जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर का काम है सहयोग देना बच्चों को, जो कि हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये काम होता है टीचर का। ये जो हमारी सहयोगात्मक अधिगम होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें सहयोगात्मक होते हैं टीचर और प्रत्येक समूह की निगरानी करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ते हैं ग्रुप में, ये होता है आपका सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये मानकर चलिए सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन आपके कुछ ही हैं, जैसे ले वाइगोत्स्की हैं, जैसे पियाजे हैं, जैसे कोहलबर्ग हैं। ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं समझ करके, ताकि कितना भी घुमा करके क्वेश्चन आए आप उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए ले वाइगोत्स्की से पूछा हुआ है कि इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। सीधी सी बात है, याद करिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, नोट्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। नोट्स में तो खैर मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी SCL। जहाँ भी ये 3 चीज़ें आ जाएं, सीधा आप ले वाइगोत्स्की की तरफ जाएंगे। अभी इनका मतलब क्या है, S फॉर सोसाइटी, समाज, C फॉर कल्चर, संस्कृति, L फॉर लैंग्वेज, भाषा।
तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और थर्ड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे सामाजिक पारस्परिक क्रिया। समाज आ गया ना, समाज आ गया मतलब बच्चे समाज में इंटरेक्शन करके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करके सीखते हैं, इसी चीज़ को वो फोकस करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं होंगे क्योंकि इनकी बात वाइगोत्स्की करते ही नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब ये ट्रिक याद रखनी है आपने, HCl बहुत जगह ये आपको काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास और अधिगम के बीच की बात हो रही है। पहला है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित हैं और अंतः निर्भर हैं, एब्सोल्युटली राइट। फिर भी अदर ऑप्शंस हम देखेंगे एक बार, हो सकता है उसमें कुछ और अच्छा मिल जाए। नेक्स्ट है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, जी नहीं। नेक्स्ट है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, नहीं। अधिगम और विकास आपस में अंतर संबंधित होते हैं, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अधिगम मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और जो हमारा विकास है इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका दिमाग मैच्योर ही नहीं हुआ है, यानी कि अभी आप सिर्फ फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका दिमाग इतना ही मैच्योर हुआ है कि अभी आप फर्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं और उसी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आपको 6 क्लास की चीज़ें हम पढ़ने को दे दें तो क्या आप पढ़ लेंगे, आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे? आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अभी 6 क्लास के लेवल का आपका जो दिमाग है वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है। तो आप अपने एज के अनुसार चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास की चीज़ें पढ़ा दें तो वो सीख लेगा, वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि अभी उसकी बॉडी का और उसका जो दिमाग है उसका विकास उस लेवल का नहीं हुआ है कि वो 10th क्लास की चीज़ें समझे। वो तब होगा जब वो धीरे धीरे 10th क्लास में पहुँचेगा। तो कहने का मतलब है जो विकास है और जो अधिगम है, सीखने की चीज़ें हैं, ये दोनों आपस में अंतः संबंधित होती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं, अंतः निर्भर भी होती हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो पहले आपका विकास होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पियाजे के अनुसार आ गया, क्योंकि 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन आपके बनने हैं फ्रेंड्स। अदर टॉपिक्स भी हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि अदर नहीं है, जैसे आपके हार्वर्ड गार्डनर हो गए, जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, जैसे आपका जेंडर वाला चैप्टर हो गया। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली आपसे उन चैप्टर से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक काम करेंगे, हम एक दिन एक वीडियो में ना डिस्कशन रख लेंगे, Q&A। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन रखेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है क्योंकि मैंने खुद पेपर दिए हैं, मेरे दोनों क्वालिफाई हैं। देन उसके बाद मैंने आपको प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट करी और पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया था कि आपके नोट्स और आपकी जो वीडियोज़ हैं उनसे हमारा CTET क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि जब CTET का आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट होगी ना, एग्ज़ामिनेशन डेट से पहले मैं आपको कुछ टैग वर्ड्स बताऊंगी। वो टैग वर्ड्स आपके लिए ना एक जादू का काम करते हैं फ्रेंड्स, आप ये मानकर चलिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये टैग वर्ड काम नहीं करते, लेकिन ये टैग वर्ड काम करते हैं, क्योंकि खुद मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है फ्रेंड्स। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का टैग वर्ड्स को लेकर रिस्पॉन्स भी मिला था और वो रिस्पॉन्स मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो टैग वर्ड हैं और ये जो क्लासेस हैं, अगर आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली देख रहे हैं ना, साथ में नोट्स, अगर आप नोट्स ले लेंगे तो और इन्हेंस हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका CTET डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक Q&A सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन। वहाँ पर आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पहला है मानसिक मैप कहा जाता है, मानसिक उपकरण कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है या प्रतिमान कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। अब ये जो स्कीमा वर्ड है ना, ये जीन पियाजे ने दिया है। CTET में सिंपली ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। पियाजे ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, ब्रूनर ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया। आप कहेंगे ये पियाजे ने दिया, ठीक है, जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक।
वैसे थ्योरी वगैरह मैंने आपको सारी करवा दी थी, आप लोग देख लीजिएगा, और नोट्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने मेंशन करी हुई हैं। तो देखिए स्कीमा मतलब क्या होता है, ये जो स्कीमा होता है ना हर व्यक्ति के दिमाग में बना हुआ होता है, ठीक है। स्कीमा को आप कह सकते हैं नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सपोज करिए ये आपका ब्रेन है, क्योंकि ये जो स्कीमा होता है हर व्यक्ति के ब्रेन में, दिमाग में ही बनता है। ब्रेन के अंदर हमारी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीडेड होती हैं, वही हमारी स्कीमा कहलाती हैं। जैसे अभी आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट बना होगा इस चीज़ का कि सीटेट का एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई करना है। पहले आपने सीटेट का सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में आपने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस देखा, उसके बाद एक ही सब्जेक्ट का डीपली सिलेबस देखा, फिर डीपली सिलेबस देखने के बाद आपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को जो है मार्क किया, उसके बाद आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, फिर आपने बुक्स ढूंढनी स्टार्ट करी, अलग अलग रिसोर्सेज आप ढूंढने लगे कि कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करी जाए, और उसके बाद आपने ये भी सोचा होगा फिर मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, देन मैं नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी या करूँगा। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। आपने एक, हम ये कह सकते हैं कि डायग्राम टाइप का अपने दिमाग में बनाया हुआ है हर चीज़ को लेकर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, या फिर पास्ट में हमारे साथ कोई चीज़ें होती हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है जो अभी तक भी हमारे दिमाग में याद रहता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी स्कीमा कहलाती हैं। आपके दिमाग में हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ स्कीमा बना होता है, तो यही है हमारा स्कीमा। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ प्रश्न या फिर सुझाव के द्वारा बच्चे की जो समझ है उसको उस बिंदु से आगे तक ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। मतलब कोई काम बच्चे को दिया, वो अकेले उस काम को जितना कर सकता है उससे ज़्यादा अच्छे से वो उस काम को तब करेगा जब उसको कोई सुझाव दे, कोई व्यक्ति, या उसकी हेल्प करे, तो वो उस काम को और अच्छे से कर सकती है। अकेले उस काम को करने के कंपैरिजन में अगर उसको सुझाव मिल जाए किसी का, तो वो उसको और बेटर करेगी। ये आपसे पूछा है। तो ये जो है कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। बुद्धि पहला ऑप्शन, नेक्स्ट है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है साम्य धारण, और चौथा है संरक्षण। तो देखिए इसको हम कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, और इसकी बात करी है लेव वाइगोत्स्की ने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाइगोत्स्की बात करते हैं ZPD की, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा दायरा फ्रेंड्स जहाँ पर आप किसी काम को या तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं या फिर कोई आपको हेल्प कर रहा है तब आप उस काम को कर सकते हैं। तो वो जो काम होता है ना आपके क्षेत्र में होता है, आपके दायरे में होता है, ठीक है। तो वो जो दायरा होता है, वो क्षेत्र होता है, वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बाकी ये जो है ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। पहला है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, दूसरा है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, नहीं, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, नो, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, नहीं। देखिए गैर परंपरागत भूमिकाएं, आप जानते हैं पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही थी, अब तो खैर ये चीज़ें नहीं होती हैं, पहले तक खूब चलता था। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, ये डिसाइड कर दिया जाता था कि लड़कियां घर का काम करेंगी, किचन संभालेंगी, लड़के बाहर जाकर पैसा कमाएंगे। तो ये सब क्या था, हमारा परंपरागत चीज़ें थी, ट्रेडिशनल चीज़ें। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप गैर परंपरागत भूमिकाएं यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। गैर परंपरागत मतलब यहाँ पर आप मेल और फीमेल दोनों के काम को इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि लड़कियाँ किचन संभालेंगी, लड़के पैसा कमा कर लाएंगे, नहीं। यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के दोनों एक जैसे हैं, वो ह्यूमन बीइंग हैं। ये जो काम है समाज ने डिसाइड करे हैं। आप जानते हैं लड़कियाँ आज कहाँ पहुँच गई हैं, वो सारी चीज़ें अब जो है यहाँ पर शो हो रही हैं। कहने का मतलब है कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से कम नहीं हैं, ये वाली चीज़ें यहाँ पर चित्रित करी जा रही हैं। तो ये क्या है,
ये जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए है, ताकि ये जो रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं ये समाप्त हो सकें और लड़कियों को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए जितना लड़कों को दिया जाता है। यानी कि भेदभाव ना किया जाए, कभी भी नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं। लड़के हैं तो वो भी किचन में खाना बना सकते हैं, वो भी झाड़ू लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें तो उन रूढ़ियों को सामना करने के लिए ये जो गैर परंपरागत भूमिकाएं हैं उनका चित्रण किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है तो फिर इसका राइट आंसर हो जाता कि पक्षपात को ये बढ़ा रहे हैं इसलिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। देखिए कोहलबर्ग आ गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को आपने पहचानना है। बेसिकली इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंटल थियोरी। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इन्होंने जो अभिविन्यास दिए थे, कौन से अभिविन्यास के अंदर ये आता है ये पूछा है। पहला है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और चौथा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौम मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि सभी के लिए मान्य होता है और पूरी मानवता के लिए वो वैध होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जीन पियाजे से पूछा हुआ है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पियाजे वाइगोत्स्की का नाम ही ना मिले, लेकिन क्वेश्चन जो है उन्हीं से रिलेटेड होंगे वो। जैसे ये क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, आपको बताना है। अब देखिए बेसिकली पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। वो कौन कौन सी थी मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई है और नोट्स में मैंने मेंशन किया है, आप लोग देख लीजिएगा। SPCF, जीन पियाजे ने विकास के ये 4 स्टेप बताए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। कभी कभी आपसे सीधा सीधा ये सीक्वेंस पूछा जाता है तो इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। अब ये जो मूर्त संक्रियात्मक पूछा है ना, ये C वाला है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। तो आपसे पूछा है कि इस अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, कौन सा? पहला है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, दूसरा है सजीवात्मक चिंतन, तीसरा है सुरक्षित रखने की योग्यता और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो आपको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में इनमें से कौन सी चीज़ बच्चे के अंदर होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये जो SPCF में F वाला है फॉर्मल ऑपरेशनल पूछा होता तो फिर इसका आंसर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क हो जाता, लेकिन आपसे कॉन्क्रीट पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं ना, ये दोनों संरचनावादी हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि ये भी एक सिंपली पूछा हुआ था एक बार आपसे प्रीवियस ईयरली कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक हैं। आपको दे देगा संरचनावादी हैं, व्यवहारवादी हैं, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, संरचनावादी हैं। तो चलिए देखते हैं अधिगम को किस रूप में देखते हैं ये। पहला है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं, निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये जो संरचनावादी अधिगम है ये बच्चे को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखते हैं, यानी कि बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है और सक्रिय होकर रुचि के साथ वो पढ़ता है और खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? अब आपको बताना है बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, यानी कि समाज में लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे उठना बैठना है, जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं, लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है,
ये सारी चीज़ें आपके सामाजिकरण के अंदर आती हैं। तो ये जो सामाजिकरण की चीज़ें हैं ना, ये बच्चा कहाँ कहाँ से सीखता है। आप जानते हैं मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, ये सारी ही चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के सामाजिकरण में। इसीलिए हम कहेंगे कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। इनमें से बच्चे के सामाजिकरण में इन चारों का जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जहाँ पर दिया है A, B, C और D। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी बनता है। वो बनता है कि बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है या फिर मुख्य एजेंसी कौन सी है। अगर मुख्य आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे परिवार है, और अगर इस तरीके से बल्क में पूछेगा कि सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो कौन है, तो फिर ये सारे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है पूछेगा, तो आप कहेंगे परिवार में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बुद्धि से पूछा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इनके अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखते हैं विशेषता क्या है। विशेषता है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ये किस व्यक्ति के अंदर बेस्ट होगी ये पूछा है। ऐसी जो बुद्धि होगी वो कौन से प्रकार की आपकी बुद्धि होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। जो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से जानता है, अगर यहाँ पर लिखा होता है ना स्वयं की मनोदशा, स्वयं के स्वभाव और स्वयं की अभिप्रेरणा को वो जो है समझता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अंतर्वैयक्तिक। लेकिन यहाँ पर लिखा है दूसरों की मनोदशा को, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो व्यक्ति जो है सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं, मन के भाव को समझ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी होगी, तो आप कहेंगे ऐसे व्यक्ति के अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अच्छी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है आपका इंट्रापर्सनल, इंग्लिश में अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, और ये होता है आपका इंटरपर्सनल। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, जो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझ सकता है, खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, मन के भाव को समझता है, तो उस व्यक्ति के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। और जो व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उनके मन के भाव क्या हैं, तो जो दूसरों को अच्छे से समझ सकता है उस व्यक्ति के अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बाकी यहाँ पर प्रकृतिवादी बुद्धि किसके अंदर होगी। प्रकृतिवादी बुद्धि उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसका लगाव प्रकृति से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको दे देता कि जूलॉजिस्ट, इस तरीके से कोई, या फिर जो कि प्रकृति से जुड़े हैं, नेचर से जुड़े हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 4 हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। मूल्यांकन के लिए पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना और उनको नाम दे देना। मतलब आप बच्चों को अलग थलग कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर बच्चों को अलग थलग किया जाता है ना, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होता है। बच्चों को कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए कि आप औसत बुद्धि के हैं, आप निम्न बुद्धि के हैं, आप गैर उपलब्धि वाले हैं, या फिर आप उच्च उपलब्धि वाले हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए हीन भावनाएं पैदा होने लगती हैं, और बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो लूज़ हो जाता है। जिस बच्चे को आप कहोगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप निम्न बुद्धि के हो, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लूज़ होगा ही, है ना। तो इस तरीके से कभी भी बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका बाहर हो गया। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। जी हाँ, मूल्यांकन का मतलब ही ये होता है कि पहले पता करना कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर बच्चों को पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सुधार करेंगे। नेक्स्ट है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। जी हाँ, तो ये पता लगाना कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, ये पता करना आपका मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में
माता पिता के साथ चर्चा करना। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, माता पिता के साथ चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर हमको दिया हो बी, सी और डी ऑप्शन सही है, जो कि हमको फोर्थ ऑप्शन में दिया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीचर हैं उनका जो फोकस है लड़कों की तरफ ज़्यादा है और लड़कियों की तरफ जो है कम है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा पक्षपात किया जा रहा है लड़के और लड़कियों में। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही विवेचन क्या है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्या इसका मतलब ये होता है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं अधिक होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, सभी के पास दिमाग है एक जैसा, लड़के और लड़कियां एक जैसे हैं, तो ऐसी तुलना थोड़ी करी जा सकती है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, नहीं, सीधा सीधा जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, लिंग पक्षपात किया जा रहा है। तो ये क्या है? एक लिंग पक्षपात का उदाहरण है, जहाँ पर टीचर जो है लड़कों को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं और लड़कियों को कम अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़रूर से कमेंट करें। आपको जैसी भी लगी क्लास कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो हैं मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि एग्ज़ाम होने तक आपकी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। एंड यस, जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर होते हैं तो वो मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपको नोट्स लेना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।